हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये 20,000 एमसीक्यू सीरीज बहुत पसंद आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज हमारे इस टाइम होते हैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस, और रोज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इकोनॉमिक्स का इन एमसीक्यूज के दौरान जरूर समझाती हूँ। एक आध दिन पहले शायद हमने नेशनल इनकम जो है उसका कॉन्सेप्ट जितना भी है, जीडीपी, जीएनपी, यह सब डिस्कस किया था। आज एक और टॉपिक जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, इन्हीं क्वेश्चंस के दौरान आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली वो मार्केट क्या होती है, उनमें वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होती हैं। थोड़ा सा समझाऊंगी लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर क्लियर हो जाएंगे। प्लस एक चीज मैं आपको और बताने वाली हूँ आज कि एक ही क्वेश्चन जो है आंसर एक ही है, लेकिन उनकी कैसे बदल बदल के स्टेटमेंट्स जो है आपको क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं। आज हम वो भी चीज देख लेंगे एक बार, ताकि आपकी जितनी ज्यादा एमसीक्यू से आप निकलेंगे आपको उतना ही वो टॉपिक जो है आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जैसा मैं रोज कहती हूँ कि आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, हर वीडियो को देखना है, उसको लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए, तो इसी पॉजिटिव नोट पे अपनी आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसा आप जानते हैं, लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था दैट वाज 300 क्वेश्चंस जो हैं, 300 एमसीक्यूज जो हैं हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 301 जो है 301 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो फटाफट से आइए और फटाफट से जो है वीडियो को शेयर करना है आपको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसके साथ जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट उठा सके। और इसको लाइक करना है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वाई इज, क्वेश्चन में आपसे पूछा है, वाई इज रेंट अर्नड बाय लैंड इवन इन द लॉन्ग रन। अगर हम लोग लैंड की बात करें, भूमि की बात करें, हम लोग लॉन्ग रन में भी उसका जो रेंट है वो क्यों पे करते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं। लैंड हैज ओरिजिनल एंड indestructible power. Land is a man-made factor. Its supply is inelastic in the short run. Its supply is inelastic in the long run. बहुत इजी है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लैंड की हम लोग लॉन्ग रन में भी जो है रेंट इसीलिए पे करते हैं क्योंकि लॉन्ग रन में भी इसकी जो सप्लाई होती है वो बिल्कुल इनइलास्टिक रहती है। अब सब जानते हैं, अब तो इतना पता को चली गया है कि इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब वो होता है कि मार्केट में कोई भी सिचुएशन रहे, प्राइस जो है आपका कोई भी जो है प्रिवेल कर रहा हो, उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो होता है हमारा दैट इज इनइलास्टिक। ठीक है, कि कोई भी प्राइस चले, किसी भी तरीके की सप्लाई रहे, हमारे उस पर्टिकुलर चीज की गुड में, उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लॉन्ग रन में भी हमारी जो डिमांड है लैंड के लिए वो उतनी ही रहती है, उस चाहे उसका प्राइस बढ़े चाहे उसका प्राइस कम हो। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ हाईली डेवलप्ड कंट्री, अगर हम एक बेहद विकसित देश की बात करें, कंट्री द डेवलप्ड कंट्री, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी इज, जीडीपी में कृषि का तुलनात्मक योगदान क्या होता है। अगर हम एक डेवलप्ड कंट्री की बात करें, ऑप्शन है आपके पास रिलेटिवली हाई, रिलेटिवली लो, द सेम एज दैट ऑफ अदर सेक्टर्स या जीरो। हाईली डेवलप्ड कंट्री में बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कैसी रहती है। तो एग्रीकल्चर में जो है इनकी कंट्रीब्यूशन जो है रिलेटिवली लो रहती है। इनकी कंट्रीब्यूशन जो होती है नॉर्मल से कम होती है, क्योंकि हाईली डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है वो हाई टेक होती हैं और इनका जो सारा बेसिक जो होता है नॉर्मली आईटी पे ये ज्यादा वर्क करते हैं। इतनी चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आपके पास जे.एन. कीन्स, मेल्थस, रिकार्डो या एडम स्मिथ। आपको बताना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, इसको हम एडम स्मिथ जो हैं इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द टर्म मार्केट इन इकोनॉमिक्स मीन्स, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का क्या अर्थ होता है। मार्केट जो है इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल मार्केट जो है इकोनॉमिक्स टर्म में उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल प्लेस, प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन, प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, शॉप्स एंड सुपर बाजार। मार्केट जो है इकोनॉमिक टर्म में उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल प्लेस। आपका जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल करेक्ट है। एक केंद्रीय स्थान, मतलब हम मार्केट में जाएं वहां पे हमें सब कुछ मिले, इकोनॉमिक्स में उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्लेस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर इज लिमिटेड बाय, आपको बताना है कि श्रम में विभाजन को किसके द्वारा सीमित किया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन है आपके पास, देखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, आवर्स ऑफ वर्क, एक्सटेंट ऑफ मार्केट या वर्किंग स्पेस। डिवीजन ऑफ लेबर जो है हम लोग किस हिसाब से करते हैं।
तो सीधी सी बात है, बाजार में कितनी रिक्वायरमेंट है, उसका बाजार का स्तर क्या है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारे डिवीजन ऑफ लेबर जो है डिपेंड करती है। अगर मुझे 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है, वो मेरे किस पे डिपेंड करेगी कि मेरे को मार्केट में कितने लोगों की वहां पे रिक्वायरमेंट है। मुझे वहां पे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो मेरी डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो 10 लोगों के हिसाब से ही रहेगी। तो एक्सटेंट ऑफ मार्केट जो है वो मेरे डिवीजन ऑफ लेबर को इफेक्ट करता है या उसको लिमिट करता है। चलिए फटाफट से वीडियो को शेयर करना है ताकि और जो लोग हैं इसके साथ जुड़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी सिंपल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब हम लोग उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन के 4 साधन हैं आपके पास। ऑप्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या लेबर। लेबर, कैपिटल, लैंड या रेनफॉल। या लास्ट ऑप्शन है लेबर, क्लाइमेट, लैंड या टूल्स। आपको बताना है हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। हम सबको पता है जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो है आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जगह आप एंटरप्रेन्योर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है हमारे पास लैंड, लेबर, एंटरप्राइज या कैपिटल। एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टर्म आप जो है यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ISI मार्क इज नॉट गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से ISI मार्क जो है निम्न में से किन वस्तुओं को नहीं दिया जाता है। ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रिकल गुड्स, हॉजरी गुड्स, बिस्किट्स या क्लोथ। चलिए ISI मार्क सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके लिए दिया जाता है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं सबसे पहले बात हुई उनको दिया जाता है, लेकिन अगर आप और जो 3 ऑप्शन देखेंगे उसमें देखिए ये दोनों चीजें क्लोथिंग से रिलेटेड है जिनमें हम यूजुअली जो है मार्क नहीं देते हैं। लेकिन जो हमारा बिस्किट्स है ये हमें पता है कि खाने की चीज है, फूड है, पैक्ड फूड है, हमें पता है। यहाँ पे हम लोग ऐसा लोगो देखते हैं हमेशा, ये देखिए ये होता है हमारा ISI मार्क। चलिए यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हैं एक बार। चलिए ये देखेंगे ISI मार्क जो है हम जानते हैं वो इस तरीके से दिखता है, और उसका आपको पता होना चाहिए ISI मार्क जो है, और ये देता कौन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये जो है इसको लगाता है, इंप्लीमेंट करता है। और ये किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं हमारे, जैसे स्विचेस, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, वायरिंग केबल्स, हीटर्स, किचन अप्लायंसेस, इन सब पे जो है ये हम यूजुअली प्रोवाइड करते हैं या ये लगाते हैं ताकि इससे हमारे जो है एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है कि ISI मार्क देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये सारी चीजें जो है हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बिस्किट्स की। हमें पता है कि वो एक पैक्ड फूड है, और हमें पता है कि अगर हमारे पास जो है वेजिटेरियन फूड है तो उस पर हमेशा ग्रीन होता है, और नॉन वेजिटेरियन पे हमारे पास यूजुअली एक रेड सिंबल होता है जो नॉर्मली एक्चुअली ब्राउन होता है, लेकिन हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो क्या है, हमारा रेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजिटेरियन के लिए हम लोग ग्रीन सिंबल यूज करते हैं और नॉन वेजिटेरियन के लिए हम लोग ब्राउन सिंबल यूज करते हैं। चलिए इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है। नेक्स्ट देखेंगे द टर्म यूटिलिटी मीन्स। देखिए कल की आई थिंक वीडियो में हमने ये चीज डिस्कस की थी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। वहां पे हमने बात की थी यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। आपसे पूछा गया था कि क्या यूटिलिटी और यूजफुलनेस एक ही टर्म है, तो वहां पे हमारा ऑप्शन था कि दोनों का मतलब जो है दे हैव डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यूटिलिटी का मतलब क्या है, उपयोगिता शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है आपके पास यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, सैटिस्फैक्शन विच अ कमोडिटी यील्ड्स, द सर्विस विच अ कमोडिटी इज कैपेबल ऑफ रेंडरिंग, या नन ऑफ दीज। यूटिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है कि एक चीज को, एक कमोडिटी को यूज करके उससे हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उससे हमें कितनी संतुष्टि मिल रही है। इतनी चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें जो बेसिकली परिवर्तनशील है, जो बदलता रहता है, वो एक्सचेंज रेट जो है उसको कौन डिटर्मिन करता है, वो किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, प्राइस ऑफ गोल्ड या प्राइसिंग पावर ऑफ करेंसीज। देखिए मैंने आपको पहले भी है इसके मीनिंग जो अच्छे से बताए हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल या पेग्ड जो एक्सचेंज रेट होता है, तीनों के मतलब आपको बताए हैं। जो फ्लेक्सिबल है वो फ्लेक्सिबल होता ही इसलिए क्योंकि पहली बात वो फिक्स्ड नहीं है, वो किसी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ऊपर वो बेस नहीं है। वो किस पे प्योरली बेस होता है, वो प्योरली बेस होता है हमारा जितने भी हमारे मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई की, फॉरेन एक्सचेंज की, उसके ऊपर जो है वो सोलली डिपेंड करता है। आप एक बार मीनिंग दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ इसे।
यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या था। फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जो कि कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरवेंशन में जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और रही बात फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, वो रेट है जिसमें मार्केट जो है डिटरमाइन करी जाती है। जो मार्केट रेट है वो फ्रीली डिटरमाइन की जाती है, और वो किसको कौन डिटरमाइन करता है, जो हमारे फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई के। चलिए इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, द साइज ऑफ द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट रेफर्स टू। चलिए आपको बताना है यहाँ पे किसी उत्पाद के लिए बाजार से क्या आशय होता है। साइज ऑफ मार्केट जो है प्रोडक्ट की, उससे क्या मतलब पता चलता है। ऑप्शंस देखेंगे, नंबर ऑफ पीपल इन द गिवन एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया सर्व्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, वॉल्यूम ऑफ पोटेंशियल सेल्स इन द प्रोडक्ट, या द नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट। आपको बताना है कि साइज ऑफ द मार्केट है, किसी प्रोडक्ट की साइज ऑफ मार्केट से क्या मतलब निकल के आता है। तो आपको ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट है, कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उस मार्केट में कितने पोटेंशियल बायर्स हैं, कि बेसिकली कितने लोग जो हैं उसको खरीदने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे वैसे ही आपका प्रोडक्ट जो है बिकना शुरू हो जाएगा। ये बताता है साइज ऑफ द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट। चलिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज, अगर हम लोग आर्थिक समस्या की तरफ ध्यान दें, तो जो हमारी आर्थिक समस्या है उसको मुख्य रूप से किसकी वजह से उत्पन्न होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज मेनली ड्यू टू, ऑप्शन है आपके पास, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, या लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। आप जानते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स जो है पढ़ते ही इसलिए हैं, हम दो चीजों पे बात करते हैं, कि हमारे रिसोर्सेज जो है स्केर्स हैं, और जो हमारी नीड्स हैं, हमारे वांट्स जो है वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि हमारे संसाधन जो हैं उनकी हमें जो है बहुत कमी है, रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत स्केर्स हैं, जिसकी वजह, और हमारे वाइस वर्सा देखें, हमारी नीड्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है, हमारी इच्छाएं जो है वो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। चलिए क्विक रिवीजन, बैंक रेट क्या रेट होता है। बैंक रेट जो है वो रेट होता है जिसपे जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है। तो आपका ऑप्शन जो है सी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, इफ चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज एट अ फास्टर रेट देन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कहने का यहाँ पे है कि डिमांड जो है बहुत स्पीडीली बढ़ रही है, और जो उसकी प्राइस है वो जो है इतनी ज्यादा फास्टर रेट पे चेंज नहीं हो रही है। इफ द चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज एट अ फास्टर रेट देन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो डिमांड हमारी क्या होगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमारे पास मेनली दो तरीके की हम ऐसे चेक करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट है, इलास्टिक या इन इलास्टिक। इलास्टिक की जरा सा प्राइस में चेंज हमारी डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन क्रिएट कर देती है। अगर हम लोग इन इलास्टिक की बात करें कि प्राइस बढ़ रही है घट रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उसकी डिमांड जो है वो करनी ही पड़ती है। वो कौन सी चीजें, हमारी नेसेसिटीज जो है, हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उन जिनकी चीज रिक्वायरमेंट हमें रहती ही है, दैट इज हमारी नेसेसिटीज, उनकी जो है डिमांड बिल्कुल इन इलास्टिक रहती है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, मतलब उसमें कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो इसका मतलब जो है वो डिमांड उस प्रोडक्ट की क्या है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, पूर्णतया लोचदार है वो, कि जरा सा चेंज आ रहा है प्राइस में, उसमें जो डिमांड पे बहुत ज्यादा उस चीज का फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार, देखिए प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन कभी हमारी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, जबकि प्राइस जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टेबल ही है, मतलब प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन डिमांड कंटिन्यू एक के बाद एक जो है शिफ्ट करी जा रही है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, निम्न में से कौन स्थिर लागतें नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, रेंट ऑन लैंड, म्यूनिसिपल टैक्सेस, वेजेस पे टू वर्कर्स, या इंश्योरेंस चार्जेस। फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन किसी भी लेवल पे रहे आपको बेयर करनी ही पड़ती है, वो होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागतें हैं जो पे करनी ही है। देखिए, रेंट ऑन लैंड पे करना है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करने हैं, इंश्योरेंस चार्जेस पे करने हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि अभी तो आग लगी नहीं है, मैं इंश्योरेंस चार्जेस क्यों पे करूं, वो आपको हर साल पे करने ही होते हैं, इसीलिए वो चार्जेस रखे जाते हैं कि कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो वहां पे आप इस चीज को यूज कर सकें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है,
तो जो हमारी वेजेस हैं वो जो है वेजेस पे टू वर्कर्स वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती हैं, क्योंकि जो है वर्कर्स के जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो एम्प्लॉयड हम रखते हैं वो बढ़ते रहते कम होते रहते जो, तो ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट है कि डिपेंड करता रहता है, ये बदलता रहता है। देखेंगे यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं, आर एक बिजनेस एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, ये जो है हर टाइम बदलता जो है फिक्स्ड कॉस्ट जो है किसी भी लेवल ऑफ गुड पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, द डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स इज फॉर, कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग किस लिए की जाती है। ऑप्शन है आपके पास स्पेक्युलेटिव मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव या ऑल द अबव मोटिव। डिमांड फॉर मनी जो है कीन्स के हिसाब से क्या कही जाती है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हुए स्पेक्युलेटिव मोटिव, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी या ऑल ऑफ द अबव मोटिव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव मोटिव। तो जो कीन्स के अकॉर्डिंगली ये तीनों जो है इसकी वजह से हमारी मनी की डिमांड होती है। चलिए एक बार देख लेते हैं तीनों क्या कहती हैं आपसे। चलिए तीनों मोटिव्स क्या हैं बेसिकली, चलिए देख लेंगे एक बार। पहला है होता है आपके पास ट्रांजैक्शन मोटिव या ट्रांजैक्शन डिमांड। देखिए आपको पता है कि आपको जो है मनी की जरूरत होती ही है, किस लिए होती है, ताकि आप लोग गुड्स को खरीद सकें। तो ये होता है हमारा ट्रांजैक्शन डिमांड होती है, इसकी वजह से हमें पैसों की जरूरत होती है ताकि सामान का हम लोग खरीदना या बेचना जो है वो पॉसिबल कर सके, ट्रांजैक्शन डिमांड। प्रिकॉशनरी, किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल इमरजेंसीज आ जाती हैं उसके लिए भी आप पैसा जो है अपने पास मेंटेन करके रखते हैं, चाहे वो अपने बैंक खातों में रखे, अपने अपने पास थोड़े बहुत रखे हुए हैं, दैट इज प्रिकॉशनरी डिमांड। नेक्स्ट है एसेट मोटिव या स्पेक्यूलेटिव डिमांड। देखिए इसमें क्या होता है, स्पेक्यूलेटिव में एक होता है हमारा प्रिकॉशनरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको प्रिकॉशनरी बता दी कि कोई फाइनल इमरजेंसीज ना आ जाए इस वजह से आप अपने पास पैसा रखते हैं। लेकिन स्पेक्यूलेटिव डिमांड वहां पे आ जाता है जहां पे आप लोग जो है अपना पैसा जान कर जो है होल्ड करके रखते हैं। अब इसको आप चाहे ब्लैक मनी कह लीजिए, ठीक है। तो इसलिए जो है तीनों ऑप्शंस जो है आपके बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ट्रांजैक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड या स्पेक्यूलेटिव डिमांड। स्पेक्यूलेटिव में मैंने आपको बता दिया कि पैसा हम लोग होल्ड करके रखते हैं ताकि इसको किसी भी जो है बाद में कहीं पे भी इन्वेस्ट करना पड़ जाए वहां पे कर लेते हैं, होल्ड करके रखते हैं बेसिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे, वो कह रहा है द सेल प्रोसीड्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स कम अंडर द बजट हेड ऑफ। अगर हम बात करें सरकारी ब्रांड की अगर बिक्री, सरकारी बॉन्ड्स की अगर बिक्री की बात करें तो वो किसके बजट हेड के अंदर आता है। ऑप्शन है आपके पास रेवेन्यू रिसीट्स, करंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल आउटले या कैपिटल रिसीट्स। सेल प्रोसीड्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स किसके हेड के अंदर आता है, वो आता है आपको ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल रिसीट्स के अंडर आता है। ओके अब आपको जो मेनली रिसीट्स हैं दो तरीके की होती है पता होना चाहिए, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स वो होते हैं जो हमें प्रोडक्शन करने की वजह से, हमने सेल करने की वजह से जो है हमें इनकम जनरेट हुई है, कंपनी ने सामान बेचा और उसके बदले में उसको पैसा मिला, दैट इज रेवेन्यू रिसीट, प्रोडक्टिविटी की वजह से पैसा रिसीव हुआ है। कैपिटल रिसीट में जो है हमारे पास यूजुअली कोई प्रोडक्शन नहीं होती है, हमने कोई नॉर्मल कोई हमारे पास सेकंड हैंड चीज पड़ी थी वो बेच दी, उससे जो पैसा आया वो कैपिटल रिसीट में आ गया। यहाँ पे हमने बात किया है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पड़े हुए हैं उनको बेच दिया, उससे पैसा आया है, वो कहाँ पे आ जाएगा, ये सारी चीजें जो होती है हमारी कैपिटल रिसीट के अंडर आती है। चलिए एक बार देख लेंगे कैपिटल रिसीट क्या है, मनी ब्रॉट टू द बिजनेस फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग सोर्सेज। ठीक है, कोई किसी तरीके की ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं हुई है, वो उसके थ्रू पैसा आया है, दैट इज कैपिटल रिसीट। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू रिसीट है अदर रिजल्ट ऑफ फर्म रूटीन एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें हमारा इंक्लूड हो जाता है सेल्स, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज जो होते हैं यहाँ पे हम लोग उनको इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए द टैक्स लेविड ऑन ग्रॉस सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। अगर हम व्यावसायिक लेन देन की बात करें तो उसमें जो हम सकल बिक्री आय है वो पर लगाया गया कर क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास टर्नओवर टैक्स, सेल्स टैक्स, उसके बाद ऑप्शन है आपके पास कैपिटल गेन्स टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है आपका टर्नओवर टैक्स। जो टैक्स जो हमारी ग्रॉस सेल्स रेवेन्यू पे लगता है उसको हम बोलते हैं टर्नओवर टैक्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक बार, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मींस तरलता अधिमान का अर्थ है। ऑप्शन है आपके पास होल्डिंग एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, होल्डिंग एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्रिएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। देखिए
लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वो चीज जो हम लोग इजीली जो है बेच सके, खरीद सके, उस तरीके से लिक्विडिटी हमें पता चलती है। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कैसे कोई चीज जो है यूज कर पाऊंगी? अगर मुझे इमीडिएट कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं, मेरे पास पैसा ही नहीं तो मैं कैसे कर पाऊंगी? तो मेरी एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होगी कि मैं एसेट को जो है अपने पास कैश फॉर्म में रखूं, ताकि जो है मेरे को कहीं पे भी रिक्वायरमेंट आए। देखिए मेरे पास अगर एसेट पड़ा है बॉन्ड या शेयर्स में, अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट किसी चीज की आ गई है तो मैं कैसे इमीडिएटली उसको बेच पाऊंगी? सेलिंग और बाइंग जो है बॉन्ड्स और शेयर्स की इतनी आसान नहीं होती है। उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैं क्रिएट करती रहूँ, वो मेरा लिक्विडिटी इतनी जल्दी जो है, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड जैसी चीज को, बिल्डिंग जैसी चीज को एकदम से सेल परचेज नहीं कर पाऊंगी। ज्वेलरी में अगर मैंने पैसा लगाया है तो मैं एक इतना टाइम नहीं होगा कि मैं मार्केट जाऊं कि मैं उसको बेचूंगी, पैसा आएगा। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है कि मेरे पास जो है एसेट जो है मैंने होल्ड करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ कैश। चलिए, a currency having a falling exchange rate due to continuing balance of payment deficit is called, उस मुद्रा को क्या कहा जाता है जिसकी विनिमय दर लगातार हो रहे भुगतान शेष घाटे की वजह से गिर रही है? ऑप्शन है आपके पास सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी, स्केर्स करेंसी या सरप्लस करेंसी। हम लोग बहुत टाइप के मनी कर चुके हैं, यहाँ पे बात हो रही है वो करेंसी की जो लगातार फॉल हो रही है। किसकी वजह से? बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी होने की वजह से। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? हमारा जो हम लोग रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं, जब उसमें गैप पड़ने लग जाता है, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा है वो ज्यादा है, रेवेन्यू उसके बदले में हमें कम जनरेट हो रही है, वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। उसकी वजह से जो हमारी एक्सचेंज रेट में कंटिन्यू गिरावट आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट करेंसी। ये बहुत ही सेंसिटिव करेंसी होती है कि जरा सा जो इसमें फ्लक्चुएशन जो है इसकी वैल्यू गिरा देता है। ठीक है, ये हाइपर सेंसिटिव और फ्लक्चुएटिंग करेंसीज होती है जो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। इसको हम लोग वीक करेंसी भी कहते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल नेचर की होती है। ठीक है, ये ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं, जैसे हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे ऐसी करेंसी एग्जिस्ट करती हैं जिनका रीजन क्या है? अनस्टेबल गवर्नमेंट। ऑल्सो ये हाईली वॉलेटाइल होती है। ठीक है, और जो ज्यादातर लोग जो होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं, वो अनडिजायरेबल होते हैं। इनको ऐसे टाइप की जिसमें जरा से फ्लक्चुएशन जो है उसको इतना गिरा देता है उसकी वैल्यू को, उनमें उन लोगों को, ऐसे एक्सचेंज जो होते हैं हमारे डीलर्स, उनको ऐसी करेंसीज में, वीक करेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एग्रीगेट नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट इन 1 ईयर इज, एक वर्ष में उत्पादन का सकल शुद्ध मूल्य होता है। एग्रीगेट बताना है आपको यहाँ पे। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट एग्रीगेट नेट वैल्यू आपको बतानी है, तो ऑप्शन जो है वो सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस। बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है, उससे हमें क्या पता चलता है? कि एग्रीगेट नेट वैल्यू पता चलती है कि एक साल में एक कंट्री में जो है कितनी जो है प्रोडक्शन या नेट वैल्यू आपको निकल के आई है, मार्केट प्राइसेस पे पता चलती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, वस्तु विभेद डैश की सार्वजनिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ऑप्शन है आपके पास प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली या ओलिगोपोली। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखिए, फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो मैं आपको अभी आगे वाले क्वेश्चन में बताने वाली हूँ। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है, अगर हम बात करें वो किसका एक इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो हमारे इमीडिएट दिमाग में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अ स्पेक्यूलेटर, अगर हम लोग बात करें एक सट्टेबाज की, हु एंटर्स इनटू अ परचेज ट्रांजैक्शन with a view to sell in the near future when price would have risen is called। देखिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी बता चुकी हूँ। उस सट्टेबाज को क्या कहते हैं जो एक क्रय लेन देन उस उद्देश्य से प्रवेश करता है कि निकट भविष्य में जब कीमत बढ़ जाएगी तो वह इसे बेच देगा। देखिए सबसे पहले जो है, मतलब प्राइस इस टाइम कम है, वो इसलिए जो है प्रोडक्ट को खरीद रहा है या उस प्रोडक्ट को बेसिकली बाय करने वाला है, ताकि मुझे पता है कि इन फ्यूचर जो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, मतलब अभी करंटली कम है, प्राइजेस इन फ्यूचर बढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था। उसको हम लोग बोलते हैं बुल, उसको हम लोग बोलते हैं बुल मार्केट। तो मेरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुल मार्केट। देखिए बार बार जो है मैं यही सेम फोटोग्राफ लगा रही हूँ ताकि जो है आपके दिमाग में क्लिक रहे
क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बुल जो है आपका, देखिए, ऊपर की तरफ अटैक करता है। इसका मतलब क्या है कि जो नियर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। बियर जो है आपका मुंह यूजुअली नीचे करके रखता है, बुल का मुंह यूजुअली नीचे रहता है। इसका मतलब है कि इन फ्यूचर जो है प्राइसेस फॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, द स्मॉलर द कैश रिजर्व रेशियो, जितना कम जो है आरबीआई हमारा सीआरआर रेट रखेगी, द स्कोप फॉर लेंडिंग बाय बैंक्स इज, जितना सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, आरबीआई जो है एक रेट लिमिट करके रखती है कि बैंक को इतना जो पैसा है, ये इतनी होल्डिंग जो है आरबीआई के पास जो है जमा करके रखनी है। जरूरी नहीं कि आरबीआई के पास रखे, वो अपने पास भी वो सीआरआर मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन उसको वो क्या कर सकते हैं, लेंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर ये जो कैश रिजर्व रेशियो, एक पॉइंट और बता देती हूँ, कैश रिजर्व रेशियो का जो पैसा आरबीआई के पास जो पड़ा होता है, उसके ऊपर जो है बैंक को, कमर्शियल बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये तो एक मैंडेटरी रेशियो है, उनको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो ये इसको एज अ जो आरबीआई है उसको इस हिसाब से नहीं रखते कि आपका पैसा हमारे पास पड़ा है तो इसके बदले में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसा कोई भी इंटरेस्ट रेट जो है इनको नहीं दिया जाता है ऑन सीआरआर। ठीक है, चलिए, यहाँ पे एक चीज और आपको बता दी है मैंने, तो आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि सीआरआर कम होने से बैंक्स की लेंडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे देखिए सीआरआर कम होगा, बैंक्स के पास जो है लेंड करने के लिए पैसा जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वहां पे उनको मेंटेन करके जो पैसा वो कम रखना है। तो ऑप्शन जो है मेरा 323 का जो है ए, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितनी कैश रिजर्व रेशो कम होगी, बैंक्स के पास लेंडिंग के लिए पैसा उतना ही ज्यादा होगा। चलिए, यहाँ पे वही सेम चीज जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आप इसको रीड आउट जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे, द रिजल्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर इज, श्रम का विभाजन का परिणाम है। मैंने जो है एक लैंड है मेरे पास, मैंने जो है डिवाइड कर दिया, मेरे पास 50 लोग है कि 10 लोग ये काम करेंगे, 10 लोग ये काम करेंगे, मतलब डिविजन कर दी है काम की। तो इससे क्या परिणाम निकल के आएगा इन नियर फ्यूचर, लाइक 10 दिन के बाद जब मैं उनकी शिफ्टिंग करूंगी, तो उस 10 दिन के बाद मुझे क्या पता चलेगा उस डिविजन करने से। ऑप्शन है आपके पास, कॉम्प्लिकेटेड वर्क, एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन। देखिए, जब 10 दिन तक वो 10 लोग एक ही पर्टिकुलर काम करेंगे, तो उसमें जो है उन लोगों की जो है विशेषज्ञता बढ़ जाएगी, उनकी स्पेशलाइजेशन जो है उसमें हो जाती है। तो डिवीजन ऑफ लेबर करने से हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर करने से हमारी स्पेशलाइजेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। हम लोग जो है उस काम को करने से, बार बार करने से हमारी जो है उस चीज में पकड़ जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। चलिए, Malthusian theory of population explored the relationship between, माल्थस के आबादी सिद्धांत ने किसके बीच के संबंध का पता लगाया है। ऑप्शन है आपके पास, फूड सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद ऑप्शन है फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या ऑप्टिमम ग्रोथ एंड रिसोर्सेज। आपको बताना है कि मैल्थस की जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है वो किसका रिलेशन बताता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी, वो बिल्कुल करेक्ट है। वो बताता है फूड सप्लाई और पॉपुलेशन ग्रोथ पे उनके बीच के रिलेशन को जो है वो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से उसने एक्सप्लेन किया है। चलिए देख लेते हैं एक बार। जो आपके पास है मैल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, वो थ्योरी है ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड उसका इफेक्ट जो है फूड सप्लाई ग्रोथ पे कैसा पड़ता है। इतनी चीज क्लियर है। उसने कहा कि ही बिलीव दैट अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई कैन बी एस्टैब्लिश थ्रू प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक्स। ठीक है, देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है हमारी बढ़ती रहेगी, उसका जो इफेक्ट है फूड सप्लाई पे या फूड की डिमांड पे, सबसे पहले तो डिमांड आ जाएगी, फूड डिमांड पे उसकी वो बढ़ जाएगी, तो अकॉर्डिंगली डिमांड बढ़ने से सप्लाई को कैसे मेंटेन रखना है वही बताती है आपकी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन मैल्थस की। इतनी चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हमने अभी बात जो की थी कुछ डिमांड फॉर मनी की बात की थी, हमने 3 वहां पे डिमांड्स पढ़े हैं या मोटिव्स पढ़े हैं मनी कोई डिमांड के लिए। उसी में से एक पार्ट है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर कैश इज डिटरमाइंड बाय, नकद की प्रत्यक्षित मांग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इनकम, जनरल प्राइस लेवल, या मार्केट कंडीशन। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर कैश, मैंने आपको बताया है स्पेक्युलेटिव डिमांड किस वजह से होती है। कि स्पेक्युलेटिव डिमांड क्या होता है कि हम लोग जो है वो पैसा अपने पास होल्ड करके रख लेते हैं, हम लोग ना उसको यूज कर रहे होते हैं ना ही अपने बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं। तो हम लोग उसको कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, या उसको जो है हम लोग उसकी मांग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, हम लोग जो है उस पर एक चेक किसके द्वारा रख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स में बढ़ेगा
तो अपने आप जो है लोग स्पेक्यूलेटिव डिमांड से हटकर जो है हमारा जो प्रिकॉशनरी डिमांड है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, हमें पता है कि हमने 100 रुपये लगाया रखा है अपने बैंक में, हमें उसके ऊपर 10% मिलने वाला है। अगर अपने पास रखेंगे वो 100 रुपये ही रहेगा, बैंक में रखेंगे वो 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर कैश है, हम लोग उसको कैसे उसकी मांग का निर्धारण कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पे सेम चीज आपको बता दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगी तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड जो है मनी की उतनी ही कम रहेगी, उतना ही लोग जो है उसकी होर्डिंग जो है वो कम करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, डिफरेंट फर्म्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडस्ट्री प्रोड्यूस होमोजीनियस गुड्स अंडर। अलग अलग कंपनीज जो हैं एक ही तरीके का होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब एक जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, वो किसके अंडर होता है? ऑप्शन है आपके पास मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली या परफेक्ट कंपटीशन। चलिए हम सबको पता है कि ये किस में एग्जिस्ट करता है, परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में जो है ऐसा मार्केट जो है एग्जिस्ट करता है जहाँ पे एक ही तरीके का होमोजेनियस गुड जो है प्रोड्यूस किया जाता है। बाकी जो है इसकी डिस्कशन हम लोग आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डील विद एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये क्विक रिविजन है आपके पास कि निम्न में से कौन निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज या स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट प्रमोशन को इनमें से कौन जो है डील नहीं करता है? चलिए ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बेसिकली जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज है ये क्या करती हैं, दे मेक श्योर कि जो बीच में मिडिल मैन होते हैं, लाइक एक प्रोड्यूसर है एक कंज्यूमर है, उनके बीच में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं। इन मिडिल मैन की वजह से जो है प्राइस इवेंचुअली जो कंज्यूमर को मिलती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो एक्चुअल प्रोड्यूसर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसके पास वही लिमिट पैसा ही रहता है। तो अगर वो मिडिल मैन को हटा दें तो डायरेक्ट अगर बेचे तो जो जितना भी प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा, वो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। तो इस चीज को लुक आउट करने के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज जो है वो बनाई गई हैं। चलिए यहाँ पे वही सेम जो है मैंने आपको डिस्कशन दे दी है। मार्केटिंग है फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड द प्रोड्यूसर्स दैट एम एट एलिमिनेटिंग द चेन ऑफ मिडिलमैन ऑपरेटिंग बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड अल्टीमेट कंज्यूमर, ताकि जो है मैक्सिमम प्राइस जो है प्रोड्यूसर को ही मिले जिसने वो चीज प्रोड्यूस की है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मनी मेजर ऑफ सकल राष्ट्रीय उत्पाद डैश का मौद्रिक माप है। ऑप्शन है आपके पास ऑल टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, सर्विसेज जनरेटेड एनुअली इन द इकोनॉमी या ऑल टेंजिबल गुड्स अवेलेबल इन द इकोनॉमी। हम सबको पता है जीडीपी क्या है, जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हम लोग जीडीपी से ही से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनको सिर्फ टोटल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। हम लोग इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एक दो वीडियोस पहले, आपको उसको चेक जरूर करना है एक बार। चलिए यहाँ पे मैंने सेम फॉर्मूलाज जो है फिर भी एक बार मेंशन कर दिए हैं, आप लोग इसको जरूर चेक करना। चलिए थ्योरेटिकली अगर बात करें, आपको कह रहा है कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ, दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग होती है वो किस वजह से होती है। ऑप्शन है आपके पास डिफरेंसेस इन कॉस्ट, स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट या नीड फॉर एक्सपोर्ट्स। देखिए सीधी सी बात है, अगर मुझे अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना सामान बेचना है, या मैं इतने सारे कंट्रीज में एक पर्टिकुलर कंट्री को क्यों चुनूंगी, वो इसीलिए चूज करूंगी या ये सोच के चूज करूंगी कि यहाँ पे जो मुझे कॉस्ट मिल रही है वहां पे बेचने से मुझे जो कॉस्ट जो है उस प्रोडक्ट की ज्यादा मिले। मैं वहां पे क्या चेक करूंगी, जब मुझे ट्रेड करना है किसी और कंट्री के साथ, मैं वहां पे चेक करूंगी कि हम दोनों कंट्री की कॉस्ट में जो कंपैरेटिव डिफरेंसेस क्या हैं। जहां पे कॉस्ट कंट्रीज बाय कंट्री चेक करके मुझे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर कंट्री में मुझे मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा मिलेगी, मैं ऑफ कोर्स जो अपनी ट्रेडिंग उस कंट्री में ही करूंगी। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट मीन सकल लाभ का अर्थ है, ऑप्शन है आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर टोटल सेविंग्स, चेंजेस इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या टोटल रिसीट्स ओवर टोटल एक्सपेंडिचर। आपको बताना है ग्रॉस प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब बताना है आपको, तो इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल सी चीज है, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं जहां पे हम लोग देखेंगे कि हमें कितनी
जो है हमारी व्यय हुई है या कितनी रिसीट्स हुई है, हमारे पास कितनी पेमेंट्स जो है हमने रेवेन्यूज जनरेट किए हैं, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं हमारी जितनी भी टोटल एक्सपेंडिचर होती है। ठीक है, चलिए हम लोगों को पता है हम लोग दो चीजों की बात करते हैं, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद जाते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। ग्रॉस प्रॉफिट में मैं देखूंगी अपनी सेल्स को, उसमें से जितनी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, जितना भी ऊपर का खर्चा हुआ है वो मैं माइनस कर देती हूँ, तो मेरा पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन अगर मैं नेट की बात करूँ तो नेट से जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो मेरा नेट, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ नेट प्रॉफिट के लिए, उसमें से उसके बाद जितने भी मैंने एक्सपेंसेस किए हैं, ओवरहेड्स खर्चे किए हैं, उसमें से माइनस कर देती हूँ एक्सपेंसेस अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो मेरे पास आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। तो देखिए क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया था, लेकिन अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ना हो तो आपने अपने आप से एक वो होनी चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब पूछा तो मुझे नेट प्रॉफिट का मतलब भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगला क्वेश्चन नेट प्रॉफिट से रिलेटेड हो, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है, आपको पता होने बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नेट नेशनल प्रोडक्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग रेफर्स टू, मुझे बताना है राष्ट्रीय आय लेखे में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की गई है यहाँ पे, तो उसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली आपको वो बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज। मुझे बताना है नेट नेशनल प्रोडक्ट, मुझे पता है मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब मैं, मुझे बताना है एनएनपी, मुझे पता है एनएनपी कैसे निकलता है, जब मैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। मतलब ग्रॉस के लिए नेट तक जाने के लिए मुझे करना पड़ता है डेप्रिसिएशन को माइनस। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, सेम प्राइस प्रिवेल्स थ्रू आउट द मार्केट अंडर, इसके अंतर्गत बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होती है। देखिए वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बोल दिया था कि एक ही आंसर होगा, लेकिन उसकी स्टेटमेंट इतनी बार बदल जाएंगी कि आपको आंसर देने में कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे आंसर है परफेक्ट कंपटीशन, सेम प्राइस जो थ्रू आउट द मार्केट प्रिवेल करती है, आंसर सेम है। उस क्वेश्चन में मैंने आपसे कुछ और पूछा था, फिर भी आंसर क्या था मेरा, परफेक्ट कंपटीशन था। यहाँ पे भी आपसे कुछ और चीज पूछी गई है, आंसर आपका फिर परफेक्ट कंपटीशन ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फटाफट से जो है डिस्कस कर लेते हैं जो मैं आपको बोल रही थी फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक वो मिल जाएगा, याद करने का तरीका पता चल जाएगा। फटाफट से डिस्कस कर लेंगे, फटाफट से वीडियो को शेयर करना है ताकि काफी सारे लोगों को इसको बेनिफिट उठा सकें। चलिए देखेंगे फटाफट से कुछ मेन की पॉइंट्स है डिफरेंस के परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। चलिए सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें, बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन की बात है यहाँ पे, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड सेलर सप्लाई आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, एक जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो लोग बेचते हैं। इतनी चीज क्लियर है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं और जो सेलर्स हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जो है बेचते हैं, वो हो जाता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है अकर्स व्हेन वन और मोर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आर नॉट मेट, तो वो हमारा अपने आप जो है इम्परफेक्ट बन जाता है। इम्परफेक्ट कैसे बनता है, देखिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, लेकिन सेलर्स जो है यहाँ पे क्या करते हैं, आपको इम्परफेक्ट जो है, आपको होमोजीनियस जो है आपस में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जो नहीं होते वो बेचते हैं। इतनी चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन जो है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, हाइपोथेटिकल का मतलब है जो हमारे रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं होता है, ऐसी कोई भी मार्केट जो एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद जो है इम्परफेक्ट जो है वो हमारी जो नॉर्मली हर कंट्री में जो है, इंडिया में भी एक बात करें, इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है स्प्रेड एक सिचुएशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, देयर आर मेनी प्लेयर्स इन द मार्केट, मेनी प्लेयर्स का मतलब है कि देयर आर मेनी सेलर्स, लेकिन अगर इम्परफेक्ट की बात करें, फ्यू टू मेनी प्लेयर्स हैं। ये डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारा कुछ इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आता है। और इसमें जो है डिपेंड करता है कि वो कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर है या जो सप्लाई है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की होती है, लेकिन अगर इम्परफेक्ट की बात करें, जो सप्लायर होता है वो होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस
करता है, डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन से मार्केट की बात करें, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ हो रही है परफेक्ट और इम्परफेक्ट की। चलिए अगर नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम लोग बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई बैरियर जो है एंट्री एग्जिट का नहीं होता है। जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको आना है वो उस पर्टिकुलर फर्म में या इंडस्ट्रीज में आ सकता है। लेकिन इम्परफेक्ट के केस में बिल्कुल इसका उल्टा है, मोनोपोली में कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। हमने बात की थी ओलिगोपोली में, यहाँ पे भी जो है एंट्री के लिए बैरियर्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लास्ट है, इट इज अज्यूम्ड कि जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन में है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे फर्म को कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होते हैं ये प्राइस टेकर्स होते हैं, लेकिन उसके उल्टा देखिए यहाँ पे प्राइस टेकर्स होते हैं, इम्परफेक्ट में जो है दे आर प्राइस मेकर्स। अगर मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली में तो वैसे ही कंप्लीट जो रोल है वो हमारे सप्लायर का ही होता है, वही जो है हमारा इवेंचुअल रेट बनाता है। चलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ से आपको एक बेसिक नो हाउ जो है इसका हो चुका है। इन डेप्थ तो मैं नहीं बता सकती ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम, लेकिन आपको एक बेसिक जो है इसका आइडिया बिल्कुल लग चुका होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ड्यूटीज लेविड ऑन एल्कोहलिक लिकर्स, नार्कोटिक ड्रग्स या ओपियम जो है वो किसके अंडर आता है? नशीली शराब, मादक दवाएं तथा अफीम पर लगाए जाने वाले शुल्क किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू एक्साइज, स्टेट एक्साइज ड्यूटी या जनरल सेल्स टैक्स। एल्कोहलिक लिकर, नार्कोटिक ड्रग्स एंड ओपियम, ये आता है आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी के अंडर आता है, ये सेंट्रल के अंडर नहीं आता है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सेंट्रल के अंडर जो है हम लोग बाकी मेडिसिनल उसकी बात करते हैं, उसमें स्पेशली लाइन लिखी हुई है कि एक्सेप्ट फॉर ये पर्टिकुलर आइटम्स जो है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में नहीं आती हैं, ये आती है हमारी स्टेट एक्साइज ड्यूटी के अंडर। ठीक है, आप इस चीज को एक बार देख भी सकते हैं। अगर आप एल्कोहलिक जो बॉटल्स होती हैं हमारी उसके पीछे चेक करें तो वहां पे हमेशा मेंशन होता है कि हरियाणा स्टेट के लिए पर्टिकुलर ये प्राइस है, दिल्ली के लिए ये पर्टिकुलर प्राइस है, अदर स्टेट्स के लिए पर्टिकुलर आपको प्राइस दी होती है। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेशली बॉटल खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको एक जनरल पॉइंट बता रही हूँ कि एल्कोहलिक लिकर्स की जो बॉटल्स होती हैं उनके पीछे ऐसी चीज मेंशन होती है, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट जो है चीज डिफर करती है, वेरी करती है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है आपको पता है यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। जो भी मैन्युफैक्चर या गुड्स हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है एक कंट्री के अंदर, यहाँ पे आपको जो है स्पेशली बताया गया है अगेंस्ट स्टेट एक्साइज ड्यूटी विच आर लेविड ऑन एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड ओपियम एक्सेट्रा, ये स्पेशली जो है एक लाइन मेंशन्ड है। चलिए, शॉर्ट टर्म लोन्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स इज गिवन बाय, जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर किसी तरीके की कोई इम्बैलेंस आ रही है शॉर्ट टर्म लोन्स की वजह से, तो उसको कौन करेक्ट करता है? उसको करेक्ट करता है हमारा IMF। ठीक है, जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसको जो है ये चेक करता है। IMF जो है बेसिकली कंट्रोल करता है। मैंने आपको जो है कुछ दिनों पहले जो है ये आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारा SDR होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसको हम लोग पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, गोल्ड पेपर कुछ ऐसा भी बोलते हैं। वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो हमारा IMF जो है, IMF से रिलेटेड जो उसके मेंबर होते हैं, कंट्रीज जो होती हैं, ये उनके पास ही राइट होता है कि वो जो है इनको यूज कर सके। अगर उनके पास किसी तरीके की भी कोई अनसीन फोरसीन कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए वो उस पेपर गोल्ड को यूज कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। वो है हमारा SDR। तो जो शॉर्ट टर्म लोन्स जो हम यूज करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए, वो कौन हमें बताता है? IMF उस चीज को करेक्ट करता है। हम लोग SDRs को भी यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। For channelizing the unaccounted money for productive purposes, the government introduced the scheme of, ठीक है, जो हमारे अनअकाउंटेड, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देखिए। जो हमारे अनअकाउंटेड मनीज होती हैं, जो हम लोग प्रोडक्टिव पर्पसेस में ऑलरेडी लगा दिए होते हैं लेकिन वो अनअकाउंटेड है, तो उन वैसे टाइप के जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं या मनी होती है, उनको प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए, वो अनअकाउंटेड है, उनका कोई भी नाम नहीं है, उनको चैनलाइज करने के लिए भी प्रॉपर एक स्कीम बनाई गई थी। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स, उसके बाद है आपके पास रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स, प्रोविडेंट फंड या मार्केट लोन। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन जो है ए, बिल्कुल करेक्ट है, स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है? बेयरर बॉन्ड्स इसको इसलिए बोलते हैं कि इनके जो है बॉन्ड्स तो हैं लेकिन इसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो अपना नाम नहीं रखता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो बिल्कुल इवेंचुअल जिसके पास वो जो उसका सर्टिफिकेशन होता है वो प्रोवाइडेड होता है, वो दिखाता है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसका ओनर वही है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं।
इट इज इशूड बाय बिजनेस एंटिटीज सच एज कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, डिफर्स फ्रॉम द मोर कॉमन टाइप्स, जो है उससे डिफर करता है, क्योंकि इन बॉन्ड्स के रिगार्डिंग कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, ओनर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जो ट्रांजेक्शन है उसके बारे में भी हमें कोई नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो जो फिजिकली होल्ड करता है इस बॉन्ड को, हम लोग कर लेते हैं, वही इस इंस्ट्रूमेंट का ओनर है। तो हम लोग जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो अनअकाउंटेड मनी जो कि सरकार चैनलाइज कर लेता है, उन स्कीम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल बेयरर बॉन्ड उनको बोलते हैं। चलिए, सेलिंग कॉस्ट मीन्स विक्रय लागत का अर्थ है, ऑप्शन है आपके पास, कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट, कॉस्ट इनकर्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजमेंट, या कॉस्ट इनकर्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? सेलिंग कॉस्ट का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम लोग जो भी खर्चा कर रहे हैं वो हमारा सेलिंग कॉस्ट हो जाता है। तो विज्ञापन में उत्पन्न हुई लागत या कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजमेंट जो है हमारा सेलिंग कॉस्ट के अंडर आता है। चलिए एक बार देख लेंगे फटाफट से। अगर हम लोग डिक्शनरी वर्ड की बात करें, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय कंपनी। इसमें इंक्लूड क्या करते हैं, प्रमोशन एज वेल एज जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, एक प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी खर्चा होता है, उसकी प्रमोशन में जो भी खर्चा होता है, हम लोग उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी खर्चा किया गया है दैट इज सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लास्ट लाइन भी देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट या जो भी प्रमोशनल मीन्स के लिए जो भी खर्चा किया गया है दैट इज सेलिंग कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फंड्स विच फ्लो इनटू अ कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन दैट कंट्री इज कॉल्ड। मतलब वो रेट, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा स्टेबल और बहुत बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, तो कोई फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। तो क्या है, बेसिकली फंड्स जो कि कंट्री में आ रही हैं ताकि वहां के फेवरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट या एडवांटेज ले सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। आपके पास ऑप्शंस है कोल्ड मनी, ब्लैक मनी, हॉट मनी या व्हाइट मनी। तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हॉट मनी जो है वो बिल्कुल गर्म मुद्रा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे एक बार फटाफट से। हॉट मनी signifies currencies that quickly regularly moves between financial markets that ensures investors lock in the highest available short term interest rates, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे भी चल रहा है कंट्री में, वहां से जो है अपना पैसा उठाकर उस कंट्री में लगा देना जहां पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चल रहा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से, एड वेलोरम टैक्स जो है इज लेविड, मूल्यवर्धित कर लगाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एडेड बाय द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडिशन टू अ कमोडिटी, अकॉर्डिंग टू वैल्यू गिवन बाय प्रोड्यूसर्स, या अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। आपको बताना है एड वेलोरम टैक्स जो है वो लेवी किया जाता है किस पर, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन बाय प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स ने जो है एक प्राइस दिया होता है उसके अंदर जो भी टैक्स जो है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, लाइक सर उसने बताया कि मेरा प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपए का है, तो उसके ऊपर जो चार्जेस लग जाएंगे, टैक्स लग जाएगा, फॉर एग्जांपल 10% है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, 110 रुपए। तो इवेंचुअली जो है उस प्रोडक्ट का प्राइस कौन बताएगा, हमें प्रोड्यूसर्स ही बताएगा, क्योंकि उसी ने ही उसके ऊपर लागत लगाई है, उसको पता है कि इसकी एग्जैक्ट अमाउंट क्या है। चलिए, एड वेलोरम टैक्स जो है टैक्स है हुज अमाउंट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन और ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। It is typically imposed at time of transaction या as in case of sales tax या value added tax, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लीगल टेंडर मनी इज, वैधानिक टेंडर मुद्रा या वैधानिक मुद्रा है, एक्सेप्टेड ओनली बाय गवर्नमेंट, एक्सेप्टेड बाय पीपल एंड गवर्नमेंट एज पर द लॉ, नॉट एक्सेप्टेड फॉर बिजनेस पर्पसेस बाय लॉ या नॉट एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट। देखिए लीगल का मतलब भी वही है कि जो चीज जो है सब जगह एप्लीकेबल हो, तो सिर्फ सरकार एक्सेप्ट करे वो नहीं होगा, या बिजनेस पर्पसेस को उसको यूज ना करे वो भी नहीं होगा, या सिर्फ अगर सरकार जो एक्सेप्ट ना करे वो भी नहीं हो सकता। लीगल टेंडर मनी वो मनी है जो कि हमारे लोग, जो हम लोग आम लोग हैं वो भी, प्लस हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी एज पर लॉ उसको जो है एक्सेप्ट करे, वो हो जाता है हमारा लीगल टेंडर मनी। चलिए देख लेंगे फटाफट से, लीगल टेंडर मनी है एनीथिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ मींस टू सेटल अ पब्लिक और प्राइवेट डेट और मीट अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इतनी चीज क्लियर है। हमारी नेशनल करेंसी क्या है, वो एक लीगल टेंडर है, हर कंट्री की अपनी अपनी होती है। चलिए
अ हाई स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, यहाँ पे बात हो रही है SLR, वो आपसे कह रहा है कि SLR का रेट ज्यादा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इट रिस्ट्रिक्ट्स लेंडिंग, इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ कैश, प्रोवाइड्स फंड टू स्टेट या इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ बैंक। स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, चलिए ये स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो अगर बढ़ी होगी तो अपने आप जो है ऋण देने पर प्रतिबंध लग जाएगा, रिस्ट्रिक्ट्स लेंडिंग, क्योंकि देखिए लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विड है, लेकिन उसको बैंक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जितना भी रेट आरबीआई बोलता है उनको अपने पास उतना पैसा लिक्विड रखना है, उसको आगे देना नहीं होता है। तो अगर एसएलआर का रेट जो है हाई है तो उससे क्या होगा, हमारे जो लेंडिंग्स होंगी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। चलिए फटाफट से देख लेंगे यहाँ पर, अगर इंडिया में अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी की रेशियो की बात करें तो गवर्नमेंट टर्म फॉर द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड रिजर्व्स, ठीक है। चलिए एसएलआर जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है, जैसा भी आरबीआई को कोई भी कंट्रोल, एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है बेसिकली ये लागू रखती है, एसएलआर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। एसएलआर लिक्विड है लेकिन सरकार को जो है, ये बैंक्स को जो है इसको आगे लेंड नहीं करना है, अपने पास जो है उतना पैसा या कैश या गोल्ड फॉर्म में उसको अपने पास मेंटेन करके रखना है। चलिए, a situation of large number of firms producing similar goods is termed as, चलिए अभी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमने प्रॉपर डिस्कशन इसकी कर ली है। आपको बताना है वो सिचुएशन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है और वो सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन है आपके पास परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्योर कंपटीशन या ओलिगोपोली। आंसर हम सबको पता है वो है परफेक्ट कंपटीशन। चलिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, हमारी एमएनसीज, इनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके पास ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन या ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। इसको हम लोग ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं एमएनसीज को। चलिए देख लेंगे फटाफट से, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन जिसको हम लोग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं, जो बेसिकली क्या है, जिसका होम बेस जो है वो अपनी कंट्री में नहीं है लेकिन वो रजिस्टर्ड जो है वो और कंट्री में और एक कंट्री से ज्यादा जो है एक टाइम पे कर रही होती है। उसका फॉर एग्जांपल एमएनसीज में क्या है कि एक जगह पे उनका एक होम बेस तो जरूर होता है लेकिन उनकी वर्किंग्स जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रही होती हैं एक ही टाइम पर। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन the price the consumer is prepared to pay for a commodity and the price which he actually pays is called, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तैयार होता है तथा जो कीमत वह वास्तव में देता है उसके अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, लैंडलॉर्ड सरप्लस या वर्कर सरप्लस। वो प्रोडक्ट जिसका जो प्राइस है कंज्यूमर पे एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है और वो जो कंज्यूमर पे करने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। चलिए एक बार देख लेंगे कंज्यूमर सरप्लस क्या है। इकोनॉमिक मेजरमेंट है जहां पे हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर के बेनिफिट की। कंज्यूमर सरप्लस हैपेंस व्हेन द प्राइस दैट कंज्यूमर्स पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इज लेस देन द प्राइस दे आर विलिंग टू पे। इतनी चीज क्लियर है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस अकर्स व्हेन द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मोर फॉर अ गिवन प्रोडक्ट देन द करंट मार्केट प्राइस। जो वो प्राइस देना चाहता है वो एक्चुअली में ज्यादा है जो एक्चुअल में वहां पे मार्केट प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए, अ वेरी हाई राइज इन नेशनल इनकम एट करंट मार्केट प्राइसेस एंड अ लो राइज एट कांस्टेंट प्राइस रिवील्स, अगर हम लोग वर्तमान बाजार की कीमतों पर राष्ट्रीय आय में बेहद अधिक वृद्धि तथा स्थिर कीमतों पर निम्न वृद्धि क्या बताती है? ऑप्शन है आपके पास हाई रेट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी एट करंट पीरियड, द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन इन करंट पीरियड, द इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी या द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। आपसे वो कह रहा है कि करंट, चलिए एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। चलिए अब देखेंगे प्रॉपरली, आपसे वो कह रहा है कि करंट प्राइसेस में जो है वो इंक्रीज है, मार्केट नेशनल इनकम की बात करें, करंट मार्केट प्राइसेस बढ़ी हुई हैं लेकिन जो कांस्टेंट प्राइसेस हैं, कांस्टेंट प्राइसेस में लो राइज है, मतलब वो ज्यादा इंक्रीज नहीं है, मतलब हम अज्यूम करेंगे कि वो डिक्रीज है, तो उससे क्या होगा? उससे ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, कांस्टेंट प्राइसेस कम है लेकिन करंट प्राइसेस जो है वो कंटिन्यू बढ़ रही है। उसका नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ रहा है? उसका फर्क ये है
हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इकोनॉमी में हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से हमारी करंट मार्केट प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रखी है। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन, कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब निगम कर वह कर है जिसे लगाया जाता है किस पर, द नेट इनकम्स ऑफ द कंपनीज, द कॉर्पोरेट प्रॉपर्टीज, द यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेशन, या फिर टैक्स इम्पोज्ड बाय कॉर्पोरेशन ऑन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। आपको बताना है कॉर्पोरेशन टैक्स कौन सा टैक्स है, वो टैक्स जो कि एक कंपनी के नेट इनकम पर लगाया जाता है। ठीक है, निगम कर है जो इवेंचुअली कंपनियों की शुद्ध आय पर लगाया जाता है, जो उनकी नेट इनकम है सारा खर्चा निकालने के बाद। चलिए, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, जो एक हमारा वाणिज्यिक बैंक होता है उसका जो साख का निर्माण करते हैं, ऑप्शन है आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्योरिटीज, on the basis of their assets, on the basis of their reserve fund, या on the basis of their deposits। एक कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है उसका डिपेंड करता है कि उसके पास टोटल डिपॉजिट्स कितनी आई है। उसके पास अगर डिपॉजिट्स ही नहीं आएंगे तो वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करेगा। सीधा सा ही लॉजिक है कि एक बैंक में डिपॉजिट्स जो है कम है तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट जो है वो कैसे क्रिएट कर सकता है। ठीक है, देखिए हर बैंक का जो है अपना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि वो कंप्लीटली उनके पास जो डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर वो चीज डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जीएनपी की यहाँ पे बात हो रही है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए बात नेशनल की है लेकिन टर्म ग्रॉस वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। ऑप्शन है आपके पास, ग्रॉस वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मनी वैल्यूज ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन फॉर एनी गिवन पीरियड, ग्रॉस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, मनी वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। आपको बताना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है इसमें से क्या मतलब है उसके, आप बताना है आपको। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है आपको ऑप्शन नंबर बी, मतलब मनी वैल्यू। देखिए जीडीपी की बात होगी तो वहां पे हम लोग टोटल किसका करेंगे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे मनी वैल्यूज में, मनी टर्म्स में वो बात करेंगे कि मनी वैल्यूज ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन फॉर एनी गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड में एक अगर किसी समय की बात करें उसमें एक प्रोडक्शन, एक कंट्री में कितनी नेशनल प्रोडक्शन हुई है उसकी मनी वैल्यू में बात करेंगे तो हमारा जीएनपी बन जाएगा। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन जो है एक बार देख सकते हैं इसकी। बात करेंगे जीएनपी क्या है, जितनी जीडीपी हमने अर्न की होती है उसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्यों है मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको इसको एक बार जरूर क्रॉस चेक करना है। चलिए, बैंक मनी रेफर्स टू, बैंक मुद्रा से आशय है। ऑप्शन है आपके पास, करेंसी नोट्स, कॉइन, गोल्ड बुलियंस या चेक्स। बैंक की मनी, बैंक में अगर मनी की बात करें तो उसको क्या कहते हैं, चेक्स। बैंक में अगर जाएंगे तो वहां पे अगर हम बात करेंगे, टर्म्स में बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं चेक्स, बैंक मनी। चलिए, बैंक मनी में और क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग, बैंक मनी रेफर्स टू चेक्स, हमारे ड्राफ्ट या बैंक क्रेडिट्स हैं अदर देन करेंसी, करेंसीज के अलावा, मतलब हमारे नोट और कॉइन के अलावा जब हम लोग बात करते हैं उसकी वैल्यू जो है इक्विवेलेंट ऑफ मनी ही होती है, तो वहां पे हम लोग चेक, ड्राफ्ट, बैंक क्रेडिट्स इनकी बात करते हैं। चलिए, What is egg mark? Egg mark क्या है? It is a marketing seal issued on the graded agricultural commodity. It stands for agricultural marketing. It represents agricultural management and regulation या none of these. Egg mark क्या बताता है? Egg mark जो है it stands for agricultural marketing. अगर आप इसके एब्रीविएशन को खोलेंगे तो इसका मतलब होता है agricultural marketing. इसमें बेसिकली होता क्या है, egg mark जो है अगेन जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है या आपको एक लेबल देता है कि जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है, ये पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उस स्टैंडर्ड को बिल्कुल कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है क्वालिटी सर्टिफिकेट लगाया जाता है उसकी प्योरिटी पे, उसकी क्वालिटी पे चेक रखने के लिए। चलिए, तो ये था हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जैसे हमने नेशनल इनकम का टॉपिक कवर किया था, आज जो है हमने हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट का उसका बेसिक एक नो हाउ जो आपको पता चल गया है। तो मैं ऐसे ही जो है कुछ ना कुछ एमसीक्यूज में ही आपके लिए जो है टॉपिक कवर करती रहूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तब तक आपको क्या करना है, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, आपको अच्छे से पढ़ना है, घर पे रहना और सुरक्षित रहना है। मैं कल मिलूंगी आपको सेम टाइमिंग्स पे, तब तक आपको जो इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच, आई सी यू टुमारो।